और फिल्टर करके निकाले जाते हैं। वहाँ पर जो होता है, जो डायरेक्टर का जानने वाला होता है वही पढ़ाता है। वहाँ 1 लाख रुपया दे देंगे, तो चाहे जो पढ़ा दे। और यहाँ पे फार्म भरो, फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ, फिर डेमो दो, फिर मैडम आए तो कौन आए, डीएम साहब, दुनिया का सवाल होता है। सब नंबर देंगे तो पास हो गया वो अंदर, नहीं तो बाहर। उसके बावजूद कोई पढ़ना नहीं चाहता। हमारे लखनऊ में 122 आवेदन पड़े थे, मात्र 35 व्यक्तियों का होगा, सब डीएम साहब आए, सीडीओ मैडम थी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो सवाल पूछे, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद डेमो लगा, दोनों कंबाइंड किए। कुछ जो नए पेपर आए थे, जैसे आईएएस में प्रश्न नहीं पूछे जाते मेंस के कुछ पेपर वो लिख रखे थे। तत्काल उन्होंने पूछा कि यही सवाल दोबारा पूछा जाए, आप बताइए कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए आयोग यही, अभी आपने कहा था ना मेंस के लिए, अभी बात की उसने उन्होंने एक ही बोला, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक बात पूछी थी कि यही सवाल, यही क्वेश्चन दोबारा 2023 में रिपीट कर दिया जाए। 22 में तो आया है। चलिए हम बताते हैं, प्रश्न आ गया, 200 शब्दों में लिखना है, आइए आप राइट करके बताइए। अरे जब आप नहीं राइट कर पाओगे तो पढ़ाओगे कहाँ, नहीं कर पाए। और उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा वो टाइप पर बैठा था, कहीं लेटर टाइप ज्वाइनिंग लेटर मिलता है सब, उनको मिला था, और उसी के साथ सस्पेंशन लेटर भी लिखता है, साथ नहीं पढ़ा पाओगे, हटा दिए गए, और वही 35 लोग पढ़ा रहे। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सीरियस नहीं होती। चलो क्या पढ़ रहे थे, नहीं कुछ पढ़ाए थे ना, रिलेशन पढ़ा रहे ना, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन IR, उसमें पढ़ाए थे कौन सा, भारत और जापान, ये तो पढ़ लिए थे ना, भारत प्लस जापान। बस एक लाइन में है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संगठन बने हैं, उसका मेन मतलब था कि वैश्विक स्तर पर शांति होनी चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए कहीं पर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, उससे कई प्रॉफिट हुए, जैसे चाहे पॉलिटिकल रहा हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सोशलिज्म हो, कोई भी सामाजिक, सारे लोग मिलेंगे तो सीधी सी बात है। इसमें यही क्लियर हुआ कि जो हमारे पास है हमसे आप ले लो, जो आपके पास है मैं दे दूँ। उदाहरण बताए थे कि भारत देश चाय के भी, यहाँ जो अगर यहाँ खुदाई करोगे तो क्या निकलेगा, पानी। चाय के भी पेट्रोल नहीं निकाल सकते हो। वैसे सऊदी अरब में है, UAE में, ठीक है, वहाँ पर UAE में अगर देखा जाए तो कितना भी प्रयास कर ले, प्राकृतिक रूप से वहाँ पे क्या है, फ्यूल है, तेल है, वो पानी कहाँ निकाल पाएंगे। लेकिन जब भगवान की ऐसी मार है तो ऐसा तो हो सकता है ना, UAE कुछ ट्रांसफर करे इंडिया को, भारत के पास जो उनको दे दे, तो वैश्विक स्तर पर अच्छी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। ये मेन उद्देश्य। और ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का मेन उद्देश्य मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुए, ताकि इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि ये पढ़े भी हो या गांव घर में सुने भी हो कि झगड़े से क्या मिलता है, बर्बादी। ऐसा कभी कोई इंसान बताओ, देश की बात छोड़ो, ऐसा कोई व्यक्ति बताओ, ऐसा कोई परिवार बताओ जिसकी यहाँ खूब लाठी चली हो, उसका फायदा निकला हो। लाठी चलने के बाद नुकसान ही होता है। मर गया कोई आदमी, खत्म हो गया तो नुकसान, बच गया तो पुलिस वाले खाए, उससे ज़्यादा बड़ा है तो कोर्ट वाले खाए, मतलब साले कोर्ट वाले, कुल मिला के बर्बाद होना, बर्बादी तय होती। इसीलिए छोटे स्तर पर समझ लो, बड़े स्तर पर कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, सभी लोग आकर के मिलेंगे, अपनी अपनी व्यथा बताएंगे कि भाई देखिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा। कि देखो पाकिस्तान से भारत का मैटर इस समय काहे लिए ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि अटल बिहारी की सरकार में उससे पहले एक संधि हुई थी। कुछ भी रहा हो मन में कितना भी कला, देखो लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए भी थे, वहाँ उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को शायद कुछ राष्ट्रपिता से 4 शब्द की तारीफ में बोल भी दिए थे, जहाँ बड़ा विरोध हुआ था भारत देश में। लेकिन छोड़ो ये सब बातें, लेकिन गए तो कम से कम उनके मन में कोई बात रही होगी। सामने तो कभी पाकिस्तान ने नहीं कहा कि आक्रमण करेंगे, बात समझो। तो अगर पर डे किसी से मिलोगे, पर डे का मतलब ये है कि 1 साल में 1 बार मिलोगे, तो कम से कम ये होगा अपनी बातें रखोगे, तुम्हारे पास ले लेंगे, ऐसे प्रक्रियाएं चलेगी तो क्या होता है कि युद्ध होने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। उसी में कई लोग इकट्ठा होते, 20 लोग 22 लोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका आपस में जम जाया करता है। भाई मान लीजिए कोई सम्मेलन हो जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, सभी लोग, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है। अब ब्रिक्स में कई देश हैं, बात समझ रहे कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक। और पांचों में जरूरी नहीं कि पांचों के संबंध अच्छे हों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इनके अच्छे संबंध हो जाए या इनके हो जाएं, तो ये अलग से बना लेते हैं। जैसे सामूहिक सभी लोग पढ़ रहे हो,
अच्छे संबंध है, इसी में किसी से अच्छी तरीके से मित्रता हो जाए, जम जाए, तो वो अलग मिलने लगेगा, अलग बात करेगा, नोट्स दे दे अपना, उनसे ले ले, और नहीं तो सार्वजनिक तो पढ़ाया ही जाता है, उसका बड़ा बेनिफिट मिला। और मैंने कहा था पिछली बार या इससे पहले, भारत देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी लागू हुई, मौद्रिक नीति, उसमें सबसे कम परसेंटेज पर भारत देश को पैसा देने वाला देश कौन सा होगा? जापान। उसका मतलब क्या निकला? क्योंकि वही इनका मिलना, इनका जुलना रोज, बात समझे कि नहीं? और ना मिलते इनके पास कितना भी, हम बता रहे हैं कि आप लोग बैठे हो, इसमें ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो काम चलने भर कर, कुछ के पास ऐसे होता है नहीं होता। देश में कुछ लोग ऐसे हैं, भारत देश उनके पास बहुत है, लेकिन क्या वो दान देते हैं? नहीं देते। क्यों देंगे पैसा? वो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई ऐसे किसी को पैसा नहीं वितरित कर देता, लेकिन संबंध अच्छे होते थे लोग देते हैं। तो संबंधों पर डिपेंडेंसी होती है, संबंध अच्छे रहे। और भारत देश को सबसे कम ब्याज दर पर दिया, ऐसा समझ सकते हो कोई ब्याज ही नहीं है। अरे भाई 0.3% के आसपास टू 5 के आसपास दिया, तो कहाँ कितने $1 मिलियन लिए हैं, मतलब क्या निकलना है, और उसको भारत डबल कर लेगा। तो ये किस पे रहा? ये संबंध, जो संबंध रहे एक दूसरे से अच्छे, नहीं तो पैसा का देंगे। ठीक, चलो इसी तरह हर एक देश से ऑर्गेनाइजेशन संगठन हुए और उसका परिणाम भी बड़ा अच्छा रहा। देखो एक बार नरेंद्र मोदी जी कहीं दूसरे देश जा रहे थे, आ जाओ, अकस्मात सऊदी अरब के जो राजा थे वहाँ के किंग, उनकी मृत्यु हो गई। जो सलमान करके जो है इस समय वहाँ के सम्राट, वहाँ सम्राट होते हैं, उनकी मृत्यु हो गई। तो जो राजकुमार, इस समय राजकुमार हैं, क्या नाम है उनका? बड़ा लंबा नाम है, कुछ करके सलमान करके है, सऊदी अरब के, सऊदी अरब के हैं। तो उनके पिताजी की डेथ हो गई। देखो ये एक सहानुभूति। मोदी जी जा कहीं और रहे, भाई हमारे देश के शासना प्रमुख हैं, वहाँ ना जा करके कहाँ चले गए? सऊदी अरब। जो सलमान कुल मिला करके जब राजा मर गया तो राजा कौन होगा वहाँ का? उसका तो राजकुमार है, ये उनको मालूम था। इसी कहते हैं अकल, दिमाग आदमी की। वहाँ न जाके वहाँ चले गए। उनके जो अंतिम यात्रा रही उनके जीवन की, उसमें शरीक हुए। जाना रुकना इनको 4 दिन वहाँ था, 2 दिन वहाँ रुक गए। उनको इतना अच्छा लगा कि भारत देश को उन्होंने तेल देने के लिए उस समय उन्होंने टैक्स हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत देश को जितना तेल लगेगा, एक भाई कई देशों से उनके संपर्क हैं, संबंध है, उन्होंने कहा भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल किसको सप्लाई करेंगे? भारत को। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु पर सबसे पहले ये व्यक्ति आया। और दूसरी चीज, ये व्यक्ति कब आया, इसका कहीं पर एक अपॉइंटमेंट था, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। बात समझो, दुख में आदमी की जरूर शरीक होना चाहिए, वो हमेशा याद रहता है इंसान को। और सुख में तो सैकड़ों दोस्त होते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ उल्टी है, पलट के। अगर आदमी के दिन अच्छे बने हैं तो 100 दोस्त, खराब हो गए तो कोई नहीं। ये यही पॉलिसी रही मोदी जी की, जहाँ शायद भारत देश को 5वीं अर्थव्यवस्था पर ले गए। तो रूस को देख रहे हो, वो सऊदी अरब से उसके बाद कुवैत से उनका मामला बिगड़ा, भाई मुस्लिम कंट्री रही, रूस ने देना चालू कर दिया थे, काले जाओ। अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब थोड़ी नहीं कोई तुमसे कह दे कि जीवन हो तुम्हारी रक्षा करेंगे, बीच बीच को गाली दो, संबंध अच्छे थोड़ी रहेंगे। भारत देश ने भी रूस से निभाया है। चलो, ये जापान को हो गया था। आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो। दूसरा 3-4 है इसमें, भारत ऑस्ट्रेलिया। भारत लिखो, भारत और प्लस क्या लिखोगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध तो अच्छे ही हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथोनी अल्बनीज़। ठीक, अभी लिखवा देंगे। ये भारत देश आए थे, ठीक है। भारत देश आने के बाद इनका एक उद्देश्य था कि भारत के साथ कम से कम 4 समझौते किए जाएं। एक समझौता इनका खेल से था कि खेल से भाई खेल बड़ा प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में, जानते ही हो, वहाँ पे बहुत माने जाते हैं खेल के लिए। एक खेल पर किए हैं, एक इन्होंने उस पर क्या किया था, एक ऑडियो वर्चुअल, कहने का मतलब है दृश्य जो होता है, ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना, है ना, उससे दृश्य के लिए उसके लिए प्लान बनाया है इन्होंने। 2 हो गया। और तीसरा इन्होंने एक समझौता खेल से किया, इससे किया। उसके बाद एक सैन्य अभ्यास, मतलब सैन्य से संबंधित 4 इन्होंने किए थे। और सैन्य को 2 भागों में बांटा था, क्योंकि दुनिया का एकमात्र देश है जो ग्रीन सेना, अर्थात हरित सेना जिसे कहा जाता है ग्रीन आर्मी,
दुनिया में ग्रीन आर्मी रखने वाला कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसने भारत देश को एक और पॉइंट दिया है कि आप लोग भी अपने यहाँ क्या ग्रीन आर्मी रखो। बात समझ रहे हो? ग्रीन आर्मी, ग्रीन आर्मी का मतलब कि हर चीज़ों के लिए फोर्स होनी चाहिए, सिखाने के लिए लोगों को, उससे फायदा होगा, पेड़ पौधे रहेंगे, खेती उससे भी संबंधित जितनी भी ग्रीन से जितनी चीज़ें हैं, ग्रीन रिवोल्ट के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं और ग्रीन में पेड़ पौधे सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके लिए दुनिया का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया जिसने ग्रीन आर्मी रखी है, उस पर एक समझौता किए। फिर अब जानते हो आए थे, इंपॉर्टेंट क्या है लिखा देंगे, ये आए कहाँ? दिल्ली ना आकर कहाँ आए थे? अहमदाबाद में। यहाँ के एंथोनी अल्बनीज कहाँ आए थे? अहमदाबाद में थे, दिल्ली नहीं आए थे। अहमदाबाद करने के इनका मेन कारण था कि एलन और गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी चल रही थी ना, उस समय टेस्ट हो रहा था चौथा, उस टेस्ट को दोनों लोग भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के ये दोनों लोग देखे। तो उसके बाद 4 पर समझौता किए थे, 4 पर अब प्रश्न ये आएगा, एक डेट दिया रहेगा कि लिखा देंगे इस डेट को किस देश के प्रधानमंत्री आए थे, तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, या इस डेट को डेट दी रहेगी 8 मार्च से 21 मार्च तक, 8 से ही था, 8 मार्च से 11 मार्च के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री भारत देश की यात्रा पर आए थे? एक ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फिर उसमें दिया जाएगा खेल 3-4 और करके 4 प्रकार की संधियां किस देश से की गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये डिपेंडेंसी होगी किसके ऊपर? आयोग के ऊपर। कैसे पूछता है, क्या कहना चाहता है, बस एक करके लाइन लिखो तो फिर दोबारा बताएं। आगे लिख लो 8 से 11 मार्च 2023, पहला पॉइंट करके लिखो 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भारत देश की यात्रा पर आए। रिपोर्ट भी हम लगाओ। यह प्रश्न एक समय पूछा जाता था, परीक्षा में इस बार तो नहीं पूछा गया है, नहीं तो पहले आयोग इसे डिक्टो लिखता था 8 से 11 मार्च 2023। इस अवधि के अंतर्गत भारत देश किस देश के प्रधानमंत्री आए थे, ये जान लो। ऐसे कटेंगे, अब पेपर में हो सकता है ये पूछ ले कि आए 8 से 11 मार्च के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री आए, एक प्रश्न तो ये बना। दूसरा हो सकता है एंथोनी एल्बनीज के विषय में 3.4 पूछ ले। एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, एक। दूसरा भारत देश की यात्रा पर 8 से 11 के मध्य आए। तीसरा इनके और भारत के संबंध में 2 प्रकार की संधियां की गई। तो मैंने कहा कितनी संधियां हुई हैं? एक उसमें अब इस तरह का प्रश्न मैंने कहा ये आयोग डिसाइड करेगा कि किस तरह का प्रश्न वो बनाएगा, ये उसके विशेषाधिकार में है, कोई काट नहीं सकता। ठीक, चलो आगे लिखो, दूसरा पॉइंट करके लिखो आगे। 8 मार्च 2023 को 8 मार्च 2023 को होली के दिन, अंडरलाइन कर लेना, 8 मार्च 2023 को होली के दिन वहां अंडरलाइन करो। फिर आगे लिखो श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। क्योंकि ये जानते हो कि एक ऑप्शन नई दिल्ली जरूर बचेगा, दूसरा बेंगलोर लगाते हैं, क्योंकि बम्बई तो कोई नहीं आता जाता, बम्बई तो इतिहास मिलेगा। लेकिन इस समय वर्तमान देखिए भाई, नई दिल्ली जाना जरूरी है क्योंकि हमारी कैपिटल है,
ठीक, ये तो ऑप्शन में रहेगा। दूसरी बात, अहमदाबाद का मतलब जान ही रहे हो, देश के प्रधानमंत्री का एक भाई आवास समझ लो, ये सब कुछ है उनका। तीसरा, बेंगलुरु को जो देते हैं उसका कारण ये होता है कि बहुत प्रसिद्ध स्थान है। बात समझे कि नहीं? कुछ लोग यहाँ भी आए। 2 पॉइंट आगे लिखो, 2 हो गया है ना। अगला लिखो, 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज और भारत के प्रधानमंत्री कामा लगाओ, कामा लगा दो, दोनों लोग नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में उपस्थित हुए। ठीक, उसके आगे लिखो पूर्ण विराम लगा के, उपस्थित होने का मुख्य कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उपस्थित होने का मुख्य कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य खेली गई। ठीक, ये एलन बॉर्डर कौन थे? एलन बॉर्डर कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के एक महान खिलाड़ी। भारत देश के सुनील गावस्कर एक महान खिलाड़ी। दोनों लोगों के नाम पर एक ट्रॉफी चलती है, उसका क्या नाम होता है? एलन, ये बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी। एक टेस्ट सीरीज है, चौथी टेस्ट सीरीज थी, कहाँ हुई थी? इसे पहले नाम दिया था मोटेरा स्टेडियम कहाँ था? अहमदाबाद में, गुजरात में। बाद में उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बाद बदल दिया गया। उसी में मैच हुआ था, दोनों लोग वहाँ बैठ गए। इससे जानते हो फायदा क्या होगा? देखो, बड़े लोग हैं, क्रिकेट हुआ होगा तो 2.5-3 घंटे का, उतनी देर तक रहे, उतनी देर में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर गए होंगे। इनको क्रिकेट से नहीं ज़्यादा मतलब था, देखे होंगे, उत्साह तो बढ़ाएंगे ही भाई अपने देशों का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर वहाँ पे बैठे थे तो अपनी भी बात तो कुछ किए होंगे ना। तो देश के प्रमुख हैं, अगर मोदी जी यहाँ के थे तो वो भी कहाँ के थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, तो कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। अगला पॉइंट लिखो, इसकी आगे लिखो, 10 मार्च 2023 को 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों 10 मार्च 2023 को दोनों प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली को अंडरलाइन कर लेना, नई दिल्ली में प्रथम भारत डैश लगाओ, डैश करके ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम
भारत डैश ऑस्ट्रेलिया क्या क्या लिखे हो, वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखो इससे पहले वाला जो पढ़े थे भारत और जापान पढ़े थे ना, भारत और जापान का वार्षिक शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 2006। और यही पूछा जाए अगर मान लीजिए पेपर का, देखिए सिविल में तो पेपर का स्तर हाई लेवल का होता ही है। अगर पूछा जाए भारत और जापान का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2006 से प्रारंभ हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन कब प्रारंभ किया गया? 2023 ना, पहला ही तो है ये। और पहला हुआ कहाँ है? नहीं, यही तो लिखे हो कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन शुरू किया गया 2023 में, और स्थान कहाँ था? नहीं, ये है क्योंकि जापान का 14वां हुआ है, यही पढ़े हो ना। जापान का कौन सा हुआ है? 14वां। इससे पहले पिछले सप्ताह पढ़े थे, इसका कौन सा था? पहला। बात समझे नहीं? अब आगे बन जाता है, ये सिविल में पूछा जा सकता है। जैसे बनाने के लिए क्या बना दे, हाल ही में भारत और जापान का 16वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक, एक प्रश्न दूसरा लिख दिया जाए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन 2002 से प्रारंभ किया गया था। इसी बात है, एक सही की दो सही, अरे सही देखकर हो रहा है ना, इसमें दोनों कहाँ सही हो रहा है? वो तो लिखा रहेगा ना उसमें, एक सही दो सही कि एक दो, दोनों सही दोनों सही नहीं, ये तो क्लियर कौन करेगा? आप लोग करोगे ना, तो यही करता ही है। ऐसे एक बार पूछा था, IAS में आया था, हम लोग दिए, उसने पूछा था हाल ही में G20 का ऑर्गेनाइजर रूस है, नहीं कौन सा था? चीन था। हाँ, हाल ही में G20 का अभी वो था USA, चीन ने। उसने पूछा था हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में संपन्न हुआ। फिर पूछा अगला, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था। गलत, क्योंकि 2000, अब देखो कहां से कहां हमारा, अभी प्रश्न सुन लो। पूछा जाए कि वर्तमान G20 का शिखर सम्मेलन भारत अर्थात इंडिया की मेजबानी में संपन्न किया गया, ये सही है, एक स्टेटमेंट। दूसरा दे दे, G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। बात समझे कि नहीं? पहला शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। कहाँ की बात कहाँ उठाया, पहले पता करो कि ये गठन कब हुआ था इसका। बर्लिन जर्मन में हुआ था, रूस में थोड़ी ना हुआ था। पहले इसके सभी सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। बात समझ रहे हो? इसका हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया, ये कहा गया कि जिस देश में होगा। तो ऐसे ब्रिक्स का भी मतलब उसका खुद ही पूछ सकता है कि हाल ही में जब पूछा जाए 2023 ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के बीच की जाएगी, चलो यही होगी ना। अगला पूछा जाए कि ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में संपन्न हुआ था, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये वर्तमान को लेकर के कहाँ से पूछ लिया? ट्रेडिशनल, ये उसके उसमें है जी। मैंने कहा जो पूछेगा कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है? इंडिया में। लेकिन ये पूछ ले कि इसका पहली इसका शिखर सम्मेलन या पहली बार सभा कहाँ आयोजित की गई थी? बर्लिन में। भाई बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। 1999 की बात थी कि 97 वैश्विक मद्दी थी ना, मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था दुनिया में, तो छोटी छोटी कंट्रियां बर्बाद हो रही थी, इसीलिए बड़ी बड़ी कंट्रियों को इकट्ठा किया जाए। तो कम से कम भैया जो छोटे लोग हैं, छोटी कंट्री, उनको बचाने के लिए 20 बड़े बड़े लोगों को उसका मेंबर बनाया गया था कि तुम लोग करो उनकी मदद, जिसके पास रुपया पैसा था जाता। और उसमें बड़े बड़े लोग हैं, देखो 20 खरीद ले तो कोई आइलैंड है देश, इतने इतने पैसे वाले आदमी हैं। देख रहे हो भारत देश का चंद्रयान गया, बेचारा पहुंच रहा है, और देखो रूस कब पहुंचा। कभी लॉजिक लगाया ऐसा क्यों होगा? भारत देश अपना चंद्रयान पहले भेजा, लेकिन उसकी रफ्तार लूना 25 से कम क्यों है? क्यों जानते हो? लेकिन वो कक्षाओं से होके जाने का उसका मेन उद्देश्य क्या है? जाएगा तो देखो, कहने का मतलब एक लाइन में सबसे बड़ी बात रॉकेट की होती है, फ्यूल की, जिससे उसे भेजा जाएगा।
जिससे उसे भेजा गया है। भारत का जो रॉकेट है, देखिए भाई, हर आदमी अपने बजट के हिसाब से काम करता है। भारत अगर 100 करोड़ रुपया लगाएगा, 1 अरब रुपया, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने हिसाब से रॉकेट तैयार किया, जिस हिसाब का रॉकेट तैयार किया है उसी हिसाब का फ्यूल लग रहा है, तेल लग रहा है, तो पावर वैसी है। अब यार बताओ, खरीदोगे BMW, बात मान लो, उसकी रफ्तार तेज होगी। अब कोई तुम्हारे पास अगर मान लो 800 हो, या और कोई गाड़ी ले लो, स्विफ्ट डिजायर हो, उसकी कहाँ बराबरी कर पाएगी? वो तो वहाँ ब्रेक लगाया धान है कि नहीं, कहाँ चली जाएगी? उसे रोड अच्छा मिलना चाहिए। अब हरदोई से लखनऊ जाने के लिए अगर रोड अगर 4 लेन की हो, VIP रोड बनी हो, तो BMW देने में कितना समय? रोड बढ़िया होता है 40 मिनट, 45 मिनट, इससे ज़्यादा कहाँ समय लगेगा? और अगर वहीं पर अगर डिजायर से जाओगे तो कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि 110 किलोमीटर है टोटल। कैसरबाग से 100 किलोमीटर तो वहाँ ट्रेन से पड़ता है। ये है कि उनका जो रॉकेट है, उनका रॉकेट, भारत का अगर 100 करोड़ है, उनका बजट 1000 करोड़ का है, उनका रॉकेट इतना लगभग भैया जबरदस्त है। कहने का मतलब कि हम अपने रॉकेट को भेजें तो अपनी गति से धीरे धीरे जा करके पहले वो पृथ्वी की कक्षा से उसको बाहर किया, फिर चंद्रमा के ग्रेविटेशन में उसको एंट्री किया। लेकिन अगर रूस की बात, उसके पास इतना फोर्स था, डायरेक्ट यहाँ भेजा ना, उसके गुरुत्वाकर्षण इकट्ठा निकाल दिया, काम है खत्म है। मतलब एक होता है ना, कोई आदमी जा रहा है, हथौड़ा मार रहा है धीरे धीरे। अब कोई भैया बाहुबली टाइप का आदमी हो, कुछ आदमी मजबूत होते हैं, हल्की हल्की, मान लीजिए 3, 4, 5 ऐसे दीवार बनी हो छोटी छोटी, और मिट्टी से बनी हो, कोई मिट्टी से बनता था ना, पहले चिपकाया जाता था। अब वो धीरे धीरे मारेगा, कोई बाहुबली टाइप का आदमी 1 लाख मारे गिर जाएगा। तो वही तो कहानी है कि उसका रॉकेट ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसका, वो सीधा डायरेक्ट जाके 2 ही कंट्रियां हैं और एक रसिया, जिनके लैंडर को लैंड होने के लिए मात्र 4 से 5 दिन लगता है पहुंचने के लिए। कारण क्या है? 111 ऐसा समझो किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई वस्तु अगर मुझे टू नहीं 11 होगा, नहीं देखो 11 है, नहीं देख लेना, क्लियर कर लेना, जो पढ़ा है 111 ये करेंगे। चलो ठीक है, किताब में देखना। फिलहाल हमारे पास जो किताब उसे 111 करके है। तो अगर मान लीजिए उसकी ग्रेविटेशन पॉइंट इसकी है प्रति सेकंड की है ना, अब इतनी रफ्तार से जाएगा। और जिसकी रफ्तार भैया 211 हो तो वो क्या करेगा? तो सामने से चला गया ना, देख भी नहीं पाए। ये कारण है इनका लैंडर जल्दी लैंड कर जाता, और कोई बात नहीं। ठीक, अब भाई देखिए कि देखने के, हालांकि ऐसी बात नहीं है, अगर कभी बात करने को बात आ जाए, हालांकि हमारे संरक्षक हैं, हमारे मित्र हैं रसिया वाले, लेकिन ये कहा जाए कहाँ तुम कहाँ हम, अरे हम तो इतना जब तक गुलाम थे यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो, नहीं देश की कंडीशन में अगर देखा जाए तो 4थे नंबर। अब वैसे भी कहने वाली क्या बात है, तो क्रम है उसका, USA है और क्या है, रसिया का गया है, और किसका गया है, चाइना का गया है। 3 ही तो गए हुए हैं, है ना, 3 ही देश हैं। और हमारा तो नाम, अब देखो भगवान ये करे ईश्वर कि कुल मिला के लैंड होने वाला है 100, हमें लगता है 77 कह रहे थे, उससे क्या करें 145 दिखा रहा है, ठीक पहुंच चुका है, क्योंकि अलग हो गया ना उसका, वो 100 अलग कर दिया, लैंडर उसका अलग हो गया है। सबसे बड़ी बात है, देखो इतना टूट चुका है ना, पिछली बार चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद खत्म हो गया था, कनेक्शन टूटा था, इतने रोए थे। उनका क्या नाम था, वी शिवरमन, जो उस समय बेचारे चेयरमैन थे ना। कोई मेहनत करे, पूरी परीक्षा दे दो, सिविल कभी मेंस दे दो, इंटरव्यू देने चले जाओ, फाइनल रिजल्ट आए तो तुम्हें तकलीफ होगी। जानते हो क्या सोचोगे कि हो सकता है नंबर कम पाए हो किसी कारणवश, कोई उसमें ये लिखा रहे कि 2.5% से बाहर हुए हो, तब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ऐसे लगता है लोगों को, ऐसे हुए हैं लोग, आप समझे, दशमलव से बाहर होते हैं। और एक बार अगर तुम बाहर होगे दशमलव, तो तुम्हारे रिश्तेदार वहाँ नहीं बैठेंगे, तुम्हारी कॉपी में चढ़ा देंगे, या तुम्हारा कोई जानने वाला होता है, कहने वाली बात नहीं है भाई, कोई ऐसे पारदर्शिता होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उन्हें लिखा गया, उनको मालूम है कि अगर 1 नंबर बढ़ा दिया तो SDM हो जाएगा, तुम्हारा नंबर बढ़ेगा नहीं,
फर्स्ट से तुम्हारी लिस्ट नीचे और 1 नंबर पाने वाले यही नियम। एक बार हमने ग्लोबल दिए थे, ग्लोबल एग्जाम 2009 का, उसका मेंस का रिजल्ट आया, देखने के बहुत परेशान हुए, नहीं नंबर पाए, इलाहाबाद गए, वहाँ 20 रुपये का एक पर्चा जमा कराए गए, देखिए 0.8 नंबर कम था, इतना। उससे मैंने पूछा था कि 0.8 कम है, बगल में था, तो बाबू को मैंने 2 बार देखा, समीक्षा दिखा, क्या हुआ? हमने कहा सर क्या फेल तो होकर बाहर निकले, फेल तो हो ही गए हो ना, देख लिए काफी इतने होने का कुछ नहीं। कारण ये था नंबर हमें मिले थे, उसमें स्केल हो गया मामला, नंबर कट गए। नंबर कटते हैं ना, कभी किसी के 10 होते हैं, उनके 5 काट के 5 कर देते हैं, किसी के 5 होते हैं, उसमें 10 जोड़ कितना कर देते हैं। ये विशेषाधिकार में है किसके, आयोग के। उसमें मेरे नंबर कटे थे और नंबर उसने स्केलिंग 7 पॉइंट समथिंग कुछ करके किया था, 7 पॉइंट शायद 92 किया था, और ये 8 उसमें इंक्लूड होगा, पूरा 8 हो जा रहा था। इसी संभाल एक सवाल पे यही सब कुछ है, एक इनके विशेषाधिकार में है। ये तो बेटा बहुत छोटे हो, एक हाई कोर्ट के जज ने पूछा था कि मैं लोक सेवा आयोग से जानना चाहता हूँ कि स्केलिंग का सिस्टम क्या है, किसी का बढ़ाना किसी का घटाना कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ से एक चार्ट बना के आयोग ने दिया, फिर भी वो भारत देश का जो जस्टिस रहा वो समझ नहीं पाया। उसने कहा अगर मैं तो ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, मैं तो वही काम करवाऊंगा जो भारत के संविधान में है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा, मैं कहना चाहूँगा कि राज्य की जो सरकारें हैं कृपया उसको समझें, ख़त्म करो क्या है इसमें। ये पता नहीं क्या चार्ट दिया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी में किसी के 100 वहाँ 115 हो गए, सोशोलॉजी में किसी के 100 मान लीजिए 75, मान लीजिए 175 तो मिलते नहीं लोगों को, 135 है, उसका 95 हो गया। बताओ लड़का लिख करके ये घट गया ये बढ़ गया, यही वो समझ नहीं पा रहे थे बेचारे। ये स्केल करती, इनका स्केलिंग करने का मतलब ये होता है जैसे एक हुआ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, संस्कृत है, एनिमल ले लो, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट से होता है। जैसे हिस्ट्री के ज़्यादा के लड़के आ गए तो जैसे मान लीजिए कि सीट तो क्लियर नहीं होती कि हिस्ट्री की इतनी होंगी, लेकिन इनका एक अपना बना होता है हिसाब किताब की, इतना इनका कर लेंगे, इतना इनका कर लेंगे, स्पेशलाइजेशन सोशोलॉजी वालों को दे देंगे और इसका ये कर देंगे। अब जब तुम पहले से निर्धारित किए हो कि सोशल विभाग का सब जो समाज शास्त्र BA किए हैं या MA किए हैं उनको हम सोशल वेलफेयर सोसाइटी देंगे, तो समाज शास्त्र वाले के लिए तो प्लस पॉइंट हो गया। ठीक ऐसे कोई जैसे हिस्ट्री वाले हैं जो एशियन से हैं उनको कह दिए कि आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग में रख दिए थे, कम भी नंबर पा गए तो भी इनको अंदर करेंगे। तो तुम कम नंबर पाए हो, तुमको अंदर करना है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, जैसे 20 लोग को लेना है, 35 लोग पास हो रहे हैं तो ज़्यादा नंबर पा जा रहे हैं, तो उसमें ये देखा जाता है सबसे टॉपर कितना पाया है 100, तो कहेंगे सबके 20 नंबर घटाओ, जब 20 घटाएंगे टॉपर आ गए 80, 80 पाने वाला 60, 50 पाने वाला कितना पहुँचेगा 30, तो आगे वाले घटते चले जाते हैं। ये है इनका स्केल। उसके बाद जिनको लेना है, जैसे इसमें संख्या ज़्यादा होनी है, देखिए समाज कल्याण अधिकारी भी इसी से आएगा, CDO भी इसी से आएगा, तो यहाँ भी ज़्यादा हो गए, तब यहाँ जो 95 पाया उसका 105, जो 115 पाया उसके 15 जोड़े 130, तो ये सब टॉप करते चलेंगे, बाकी वाले गिरते चलेंगे। क्या करें अनुच्छेद इसमें भारत नहीं, उनका दरअसल असमानता नहीं फैला रहे हैं, उनके देखो कर किसके लिए रहे, हमारे आपके लिए। देखिए सुनो, जैसे मैथ का है, मैथ से सिविल कम देते हैं बच्चे, तो इसमें जो 80 पाएगा उनको बढ़ाना है, इसमें वो 20 नंबर बढ़ा कितना कर देंगे 100, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा लेने हैं ना, जैसे स्टूडेंट कम मिल जाते हैं। कुछ जब बना था लोक सेवा आयोग, ऐसा कहिए 312, 315 ये जो आर्टिकल बनाए गए संघ सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, तो उनके कुछ विशेषाधिकार दिए गए, आप उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक काहा था, अलग बातें बदल जा रही है। पेपर हुआ था सुपरिटेंडेंट टेट के एग्जाम में 2016 से या बैक पेपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे ना, 60-70 प्रश्न पूछ लिए गए थे कि 23 प्रश्न कितने थे। ऐसे एक टेट का एग्जाम हुआ था कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए सब क्वेश्चन उठा के वही पूछ लिए गए थे। बच्चों ने उसको विरोध किया, बच्चों ने कहा कि अरे ये तो पुराना पूछे हैं। चेयरमैन का एक बयान आया था कि किसी भी बोर्ड की किसी बोर्ड की का अधिकार है या उसके विशेषाधिकार में है
चाहे तो वो करंट का क्वेश्चन बदल कर अगले वर्ष का पूरा वही पेपर पूछ ले, आप कुछ नहीं कर सकते। 2022 एग्जाम हुआ है पीसीएस का, अगर आयोग के चेयरमैन को लगे कि 2022 के पेपर बहुत बढ़िया था, वही क्वेश्चन हटा देगा करंट का, कि करंट का मतलब होता है 12 मार्क्स, उसको नहीं डाल सकता। करंट का क्वेश्चन अलग कर देगा, बाकी डिक्टो वही पूछ लेगा, कोई रेट नहीं पड़ेगी हाईकोर्ट। बात समझे कि नहीं, ये उसके अधिकार है। अब इसमें असमानता नहीं फैला रहे हैं, वो बताएंगे कि एक भाई का हमने गला काटा तो एक भाई को दिया भी तो है, ऐसा नहीं है। फिर वर्ग की बात आएगी तो मैथमेटिक्स से जनरल अकेले थोड़ी ना देते हैं, या ऐसे थोड़ी देते हो, बीसी सब इन कंबाइंड होते हैं, उठाएगा कौन इस बार, सभी को तो फायदा मिला। अब खत्म हो गया, अब इसमें दिमाग में लगाओ, क्योंकि अब तो जनरल हो गया ना, सारे पेपर ही खत्म कर दिए, अब तो जीएस हो गया, सामान्य पेपर सबके हो गए, इसके खत्म कर दिए, इसके लिए खत्म हो गई ना यार। अब कहाँ रह गई है, चाहे सब लोग कोर्ट का सहयोग और चाहे वर्तमान गवर्नमेंट का सहयोग। एक सब्जेक्ट किए तो योगी जी उसको भी खत्म करके क्या लागू कर दिए हैं, यूपी सगाए ना, उत्तर प्रदेश के 2 पेपर हो गए, क्योंकि उसमें खेला होता फिर इसके का काम है खत्म, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट में होता तो आगे क्या लिखे बताओ। पहला शिखर सम्मेलन हुआ ना, अब हाँ ये याद रखना, कि ऑस्ट्रेलिया भारत का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 से आयोजित किया गया, और पहला ऑर्गेनाइजर भारत रहा, और स्थान कौन सा था, वो लैंड कौन नहीं। अब आगे लिखो, इसी यात्रा के दौरान, अगला पॉइंट लेके लिखो, इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 4 समझौते किए गए, 4 के नीचे अंडरलाइन कर लेना। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 4 समझौते किए गए। नंबर 1 लिखो, ऑडियो क्या लिखते हैं इसको, विजुअल, इंग्लिश में ऐसे होगा, हाँ ऑडियो विजुअल। दूसरा लिखो, अगला खेलों में सहयोग पर समझौता, खेलों में सहयोग पर समझौता 2। तीसरा है नवाचार में, इनोवेशन जो होता है, नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु, नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के, तीसरा है नवाचार मतलब नई चीजें जो होती बता दें, नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के मध्य समझौता जैसा सिविल का बैच है तुम्हारा, इसीलिए बता दिए कि पूछा जा सकता है कि भारत के अटल नवाचार मिशन, इसे कहा जाएगा अटल इनोवेशन मिशन, अटल जी के नाम पर स्टार्ट किया गया है, उनके नाम से ही योजना है, अटल नवाचार उसे कहा जाता है, अभियान उसे इनोवेशन कहेंगे, इनोवेशन वही तो होता है ना नवाचार। तो ये, और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, राष्ट्रीय औद्योगिक, कौन सा है, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान। अगर पूछा जाए भारत का अटल नवाचार मिशन ऑस्ट्रेलिया के किस संस्था से समझौता किया है, तो कौन सा रहेगा, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान, एक ऑप्शन रहेगा उसमें। सिविल का है ना, इसीलिए हो सकता है डीपली पूछ लिया जाए। 3 हो गया,
एक और लिख लो। चौथा जो समझौते किए गए, चौथा लिखो, दो कार्यबल, टास्क फोर्स इसे कहा जाता है, दो कार्यबल, सोलर टास्क फोर्स, दो कार्यबल लिखो पहले, दो कार्यबल, ठीक, नंबर 1 करके। अभी दो कार्यबल लिखे फिर दो पार्ट में, पहला क्या लिखो, पहला करके लिखो। चौथे में सोलर टास्क फोर्स, सोलर टास्क फोर्स, और दूसरा लिखो ग्रीन दूसरा लिखो, उसे क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, ठीक। आगे क्या लिख लो, की स्थापना की बात कही गई, की स्थापना की बात कही गई। ये बताओ तुम लोग के इन्वायरमेंट कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता। इन्वायरमेंट का एक ऐसा पार्ट है, ये भी याद आया हमको, ये जो ग्रीन रिवोल्ट है, ग्रीन, ये जो आर्मी है, इस तरह के शब्द, कहाँ पर कौन सा देश कार्बन मुक्त घोषित किया गया है, कहाँ पर कार्बन बनाने पर दंड का प्रावधान है, इसे देश है ना, ये पार्ट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी चल रही है, पढ़वाएंगे। अभी कितना दिन, कौन सा महीना, अगस्त है ना? चलो पढ़ाए पिछले साल से, आपकी साल तो नए हैं ना कुछ बच्चे, तो उनके लिए अलग अलग प्रावधान है। एक पार्ट है पर्यावरण से, जानते हो, इन्वायरमेंट से दो चीज कंप्लीट होता है, एक तो साइंस का है पोर्शन, और दूसरा क्या है, भौगोलिक। दोनों कंप्लीट होते हैं। और कोई भी परीक्षा देखो, इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वियना संधि पढ़े हो, प्रोटोकॉल, ये सब पढ़े हो ना, ये सब कहाँ का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का उसे पूरा दिया जाता है, कौन कौन से देश में क्या कंडीशन है, कई क्वेश्चन निकलते हैं। विशेष तौर पर पर्यावरण से बहुत कुछ आते हैं। भौगोलिक इसे कहा जाता है ज्योग्राफी या लॉजिकल साइंस। सतत विकास भी जोड़ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसी में तो आएगा। इन्वायरमेंट जो पढ़ाएगा वो तुम्हें इंक्लूसिव डेवलपमेंट अर्थात समावेशी, और दूसरा क्या, सस्टेनेबल, दोनों वही पढ़ाएगा, क्योंकि उसी का पार्ट है। चलो आगे लिखो। क्लासेज जो तुम लोग की कायदे से ना हो, या सब्जेक्टों को कोई परेशानी हुआ करे, सर आते हैं, कुलदीप सर को जानते तो हो, उन्हीं के है देख रेख में संस्थान, पहचानते तो वही हो, पहचानते हो नहीं पहचानते? हाँ, उनसे कहोगे क्लास लगवाएंगे, क्योंकि क्लास बना करके लगवाना, तुम लोग जो अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई अव्यवस्था हो जाए सेंटर में, या आर्थिक रूप से, या और कोई, तुम्हारे विभाग की जिम्मेदारी। तो आप जो रिक्वायरमेंट रखोगे पढ़ाई के लिए पूरी करेंगे। क्या करें? कुलदीप सिंह आते तो हैं सर, हाँ। कभी भी क्लास के लिए कोई क्लास ना हो रही हो, या कोई क्लास कोई पढ़ा रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, चाहे हम ही हो, बात समझ रहे हो, आप उसे कह सकते हो क्यों, या तो फिर वो टीचर देखो भाई, एक आदमी कहने से तो नहीं होगा भाई। जैसे एक आदमी कह दिया कि करंट की क्लास तो सर पढ़ा के गया, कोई सर कोई और हो कि सही नहीं पढ़ाए हैं, वो उसमें एक पत्र तुम्हें दिया जाएगा, मतलब पत्र का मतलब एक पन्ना दिया जाएगा, उसमें सिग्नेचर किया जाएगा, आप बताओगे कहाँ पे गलती हुई है, और वो भी बहुमत के हिसाब से पारित किया जाता है। ज़्यादा बच्चों का है हिसाब किताब तो बाहर। जैसे हमें पिछली क्लास जो हमारी हुई थी, हम 3 बच्चों ने लिख के दिया था, तो शुरू में आए थे, तो उन्होंने कहा समझ में नहीं आया, तो अपने ऑफिसर जो यहाँ के थे उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से भारत देश का विधेयक पारित नहीं होता। 150 बच्चे थे, 3 लोग शिकायत करें, उनको बुला के ले आओ, 3 लोग, तो 3 लोग गए नहीं। कहने का मतलब मैडम, मतलब ये था, या तो वो 3 लोग इतना एकदम मूर्ख आदमी थे, या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे जो उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो वीडियो देख कर, इंटरव्यू देख करके क्लियर करके टीचर रखे गए, बाद में उन्होंने गलती निकाली, जब उनको बुलाया गया गए नहीं थे। तो पता नहीं, हम भी नहीं जानते, तो सुने थे, लेकिन हमको मिला था कि 3 लोगों ने शिकायत मूर्ख थे। तो वो मैम ने कहा था, मैम ने कहा था कि वो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, या तो पूरी तरह से मूर्ख हैं।
दो ही लोग थे, क्योंकि 147 का सिग्नेचर कितने का था, 132 का, टोटल में 129 का सिग्नेचर हुआ था, 3 लोगों ने विपक्ष में किया था। हालांकि मेरे तो आते भी नहीं। चलो तो देखने से ही पहचान नहीं आता। चलो ठीक है, बच्चे हैं पढ़ लीजिए क्या लिखे हो, बच्चे सब होता रहता है। चलो ये चार देखो, ये चार पे हमने एक मार्क करवाया है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर पूछा जाए 8 और 11 के मध्य, ये मार्च 2023 में किस देश के साथ 4 समझौते भारत ने किया था। तो अगर डेट देगा ना, तो उस डेट को 2 समझौते तो हो ही नहीं सकते, तब तो सही होगा ना। ये क्लियर रखना। ठीक, आगे लिखो, आगे चलो। अब एक उसके नीचे हेडिंग डालो, बस इससे ज्यादा नहीं, तो दिए तो बहुत कुछ रखते हैं। लिखो डीकिन, ऐसे करके डीकिन है, डीकिन विश्वविद्यालय, हेडिंग बनेगी डीकिन विश्वविद्यालय, डैश करो, डैश, फिर लिखो भारत में अपनी शाखा खोलने वाला क्या लिखे हो, डीकिन अपनी शाखा खोलने वाला, क्या लिखे हो, डीकिन विश्वविद्यालय ना। हाँ, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी विश्व, ये अहमदाबाद में लिखवा देंगे, डीकिन है वहाँ। ये कहानी लिख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की ना, वही। ठीक, देखो भारत देश को आज़ाद हुए कितने वर्षों के बाद लिखे ना, 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन एक बात जानते हो ना, कहते हैं कि अगर कोई आदमी दूध से जला, गाँव में कहावत है ना कि अगर दूध से आदमी जल जाए तो जो छाछ होती है, जिसे दही कहा जाता है, उसको भी आदमी फूंक के पीता है। बात सुने हो ना कहावत। भारत देश की उदारता का इतना फायदा लोग उठाए हैं। हमारे यहाँ आए, हम ही से मिले, हमारे खाना खाए, हमारे यहाँ बैठे, उसके बाद हमें वो घर से बाहर रखे। इतने समझदार हम लोग रहे, और बाद में उसी अपने घर को अपना कहने के लिए हमें लड़ना पड़ा, अपने ही बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे महापुरुष शहीद हुए, देखो कितने अच्छे आदमी हम लोग हैं। बात समझ रहे कि नहीं। यही कंडीशन 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो हमारे महात्मा गांधी जी इसी बेस पर कहा करते थे कि भारत में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। क्यों डरते थे? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आएगी तो बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे से मिलना जुलना पड़ेगा। और उनको सबसे ज़्यादा डर सी बात करा कि वही एक आदमी है, बाहर से आया था, काली मिर्च का धंधा भारत देश में किया, ऐसा उल्लू बनाया, वो काहे आता दुनिया में जाके बताता कि वहाँ मूर्ख आदमी रहते हैं। बाबर ने क्या कहा था, किताब में पढ़े हो, बाबर से जब पूछा गया था भारत देश में आने के बाद, लौट करके अफगान गया था, अफगान का रहने, ईरान का रहने वाला था ना, फारस का, तो वो सभी लोग जानते हो। उससे पूछा जाए भारत का, उसने कहा था मूर्खों का देश बराबर भारत। उसने एक डेफिनेशन दी है, ये कोई कहावत नहीं है, ये इतिहास में है। उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, उसने कहा मूर्खों का देश बराबर भारत। उससे जब पूछा गया ऐसा क्यों कहा, इतने बेवकूफ आदमी हैं, वहाँ जो चाचा है वो भतीजे को मारने के लिए तीसरे आदमी को बुलाता है, और भतीजा अपने चाचा को मारने के लिए तीसरे आदमी को बुलाता है। एक दोनों झगड़ा नहीं करते हैं। इतने मूर्ख हैं कि उनको, बेवकूफों को नहीं पता कि वही चाचा, वही भतीजा, अर्थात वही पिता पुत्र, पिता प्लस पुत्र अगर एक हो जाएं तो कोई तीसरी ताकत उन पर आक्रमण नहीं कर सकती। तीसरे को बुलवा के एक को मरवा देंगे, और ये नहीं सोचते जो अकेला बचेगा तो तीसरा उसको नहीं मार देगा। यही उसने डेफिनेशन दी, जो सही कहा था। इब्राहिम लोदी, दौलत खान, यही तो हुआ। दौलत खान उसका चाचा, इब्राहिम लोदी भतीजा, उसने उसको बुलाया और पहला युद्ध हुआ। तो पहले किसको, इब्राहिम लोदी को तो मारा उसने बैटल फील्ड पर, और उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें इसका राजा नियुक्त करता हूँ। तो बाबर ने कहा कौन राजा? उसने कहा कि मैंने तुम्हें बुलाया। इब्राहिम लोदी के मरने के बाद
जब दौलत खान ने कहा तुमने हमारी सहायता की, मैं तुम्हें इतने दीनार, इतने रुपया पैसा और इतनी तुम्हें जायदाद में देता हूँ। उसने कहा था तुम देने वाले कौन होते हो? तभी उसको खराब लगा। उसने कहा मैं सम्राट। कहा सम्राट कहाँ के? अरे तुम्हारा मर गया पुत्र, अब तुम्हारी बारी। अब या तो स्वेच्छा से राज सिंहासन खाली करके चले जाओ, नहीं तुम्हारा हाल कैसा होगा जैसे तुम्हारे पुत्र का हुआ है। तभी उसको बड़ा, दौलत खान को बड़ा पछतावा हुआ था। बताओ, मेरी मूर्खता से ही मेरा भतीजा मारा गया। और उसके बाद बाबर के आने के बाद देख रहे हो सल्तनत, ये मुगल शासन काल कब खत्म हुआ? जब अंग्रेज उनके ऊपर भारी पड़े तब। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक, कितने दिन राज किए? 1505 की बात है। उस समय आया था 1400 कुछ में उसने आक्रमण किया था। और बताओ कब की बात है? 1515 में बाबरी मस्जिद बन गई थी। और 1857 जब 1857 की क्रांति हुई थी ना जी, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित किया गया था। तब रंगून चले गए थे बर्मा। 1857 और 1510 दोनों कितने साल तक राजा रहे? हिले नहीं, हिलते कहाँ? भारत वाले हिला भी नहीं पाते। इनके ऊपर भारी कौन पड़ गया? क्योंकि हमारे यहाँ जानते हो क्या कहते हैं? पिक्चरों में देखे हो, कहते भाई निहत्थे वार मत करना, एक आदमी से लड़ना। ये तो पढ़े हो ना, हर जगह बताते हैं। इनके यहाँ क्या पॉलिसी थी? कोई नहीं, तलवार से भारत वालों से कभी नहीं जीतोगे, क्योंकि एक दूसरे के पास जाओगे बहुत बाहुबली टाइप का मतलब है। अरे हमारे यहाँ टीपू सुल्तान जैसा आदमी था जो 80 किलो का तो भाला एक हाथ में लेके चलता था। उठा सकता है कोई 80 किलो? क्योंकि तलवार इसीलिए कहा सबसे बड़ा वो तलवार थी उनकी, भाला उनका था। कौन थे वो? महाराणा प्रताप। भारत देश सबसे वजनदार तलवार किसकी थी? टीपू सुल्तान की। एक हाथ से उस इंसान के सोचो कलाई में कितनी दम रही होगी। तो संभव लगता है क्या? जिम नहीं, अच्छा जिम करता होगा। कारण ये है, समझो समय के हिसाब से व्यक्ति की हाइट कम हो गई। ठीक है, पहले लोग लंबे हुआ करते थे, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि कुल मिलाकर के कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी कि जिसका प्रयोग वो नहीं करते थे, जिससे शरीर में ताकत बनी रहे। चाहे डॉक्टर वैद्य चाहे जिससे मिले, बात समझ रहे हो? उनकी शरीर कद काठी। एक लाइन में समझो, राजा शादी इसलिए करता था कि उसे एक पुत्र की उत्पत्ति हो जाए ताकि उसका वंश चले। बस इनडायरेक्टली बात को समझो। शादी इसलिए नहीं करता था कि उसका काम है अपने जीवन को कायदे से रखना, पत्नी के साथ समय से रहना, बहुत कुछ करना। इसको अंग्रेजों को सिखाए थे। जो कौन आए थे इसके बाद? मुस्लिम, मुगल शासन काल। अरे तो मैंने बेटा सब सुन, वैसे मैंने यही बात कहा कि मुगल शासन काल से पहले मतलब ये माना जाता था कि राजा की शादी का मेन वास्तविक कारण होता था एक उसकी वंश, अर्थात उसका वंश कोई चलाएगा। और ईश्वर से दुआ करते थे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक, बाकी पुत्र की प्राप्ति के लिए बायोलॉजिकल पढ़े लिखे हो, ये आप पढ़ सकते हो कि पुत्र की उत्पत्ति के मेन रीजन क्या होते हैं। ठीक, राजाओं के पुत्र ही हुआ करते थे एक समय। उसके बाद जब मुगल शासन काल आया तो ये अपनी नियमावली के अनुसार, जैसे इनके नियम में मुस्लिम में लिखा है 4 शादियां करना, वैध है जो भी जैसे भी हो, कि पत्नियों का स्तर यहाँ से बढ़ता गया और फिर गड़बड़ होते गए। फिर शायद समझो कि सब बीमार आदमी पैदा हो गए। अरे हाँ, और क्या करें? इसीलिए उस समय इतना वजनदार सामान उठाना, ये सब करना बड़ी बात थी। चलो, तो 1947 कहने का मतलब देश की आज़ादी। और यहाँ पे क्या लिखे हो? कुछ बताने जा रहे हो, कुछ बता रहे थे कुछ और। विश्वविद्यालय अब कट गया है, लेकिन विश्वविद्यालय हाँ। कहने का मतलब है कि 2023 में भारत देश में पहला स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने वही एक कहानी बताई ना, किसी को भारत देश में एंट्री देने के लिए परमिशन भारत सरकार ने नहीं दी। कारण वही मैंने कहा कि अगर एक बार आदमी दूध से जल जाए तो मट्ठे को भी आदमी बहुत भैया आराम से पीता है। एक बार दूसरा आदमी आके बेवकूफ बना गया है, इसीलिए किसी तीसरे आदमी को एंट्री नहीं दी गई, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे जो भी देश हो। पहला परिवर्तन भारत देश 1991 में किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह।
कारण ये था कि भारत देश बहुत बेकार होता चला जा रहा था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर भाई अगर मान लीजिए चावल का उत्पादन अच्छे से कर लो, गेहूं का कर लो, या किसी और चीज गन्ना है तो आप लोग के यहाँ बोया जाता है। अब तुम्हारा किसी संबंध अच्छा नहीं, तुम्हारा गन्ना खरीदेगा कौन? तुम कितना गन्ना यूज करोगे घर में? कल रात दिन गन्ने चूसोगे, गेहूं दोनों काम है। दाल चावल गेहूं नहीं के भाई, रोटी है, चावल है, कुछ नहीं खाओगे, मर नहीं जाओगे गन्ना के लिए। कहने का मतलब हरदोई के जो व्यक्ति हैं उनके संबंध दूसरी जगह के लोगों से हो, फैक्ट्री वालों से हो या किसी और से, ताकि उनका गन्ना बिके भैया। इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन ले आए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में कहने लगे कि विदेशों में अपने अपने मतलब विदेशों से अपनी नीतियां सही करो, उनसे संबंध बनाओ, अर्थात अपने यहाँ कोई चीज उपजाओ। जैसे एक चीज था उनका उदारीकरण दिए थे, और कौन था? निजीकरण और वैश्वीकरण। हालांकि आज इधर से उधर हो जा रहा है मामला, पढ़ा दे रहे हैं, एक सर जो पढ़ाएंगे। 3 पॉइंट आए थे भारत देश में। कब? उदारीकरण का मतलब कि एक भारत देश में नियम था, कोई विदेशी आदमी भारत में एंट्री नहीं करेगा। तो मनमोहन सिंह ने कहा कम से कम अपने नियम में उदारता लाओ, शिथिलता लाओ, कमी लाओ। तो नियम बना दिए हो, एक ही गेट से सीएसएन में एंट्री होगी। 8 बजे, जैसे एक बजे तुम्हारी क्लास होती है, 12:45 के बाद कोई लड़का नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है किसी लड़के की साइकिल पंचर हो जाए, हो सकता है कि कहीं जाम लग जाए, इतना बड़ा नियम सही नहीं है। नियम में थोड़ी कमी लाओ। अरे ये रख दो कि भैया 55 तक आ जाना, तब तक भी ठीक है, तब बच्चे आएंगे। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए 47 के बाद कि भारत देश आएगा कौन? जैसे चारों तरफ फोर्स कह दी जाए कोई आदमी एलओसी पार नहीं करेगा, अरे सोल्जर मार गिराएंगे। भाई प्रधानमंत्री पहले कहें तो आने दो उनको। इसीलिए नियम उदारता लाई गई, क्योंकि नियमावली को परिवर्तित किया गया। भैया जो कठोर हो उसको सही करो। दूसरा निजीकरण, क्योंकि भारत में यही कहा गया सबको नौकरी मिलेगी, तो कहा गया सबको सर्विस नहीं दी जा सकती है, प्राइवेट चीज़ों को बढ़ाया जाए। जैसे रतन टाटा हैं, अंबानी है, ये लोग के पास बहुत पैसा था, अब सरकार फैक्ट्री नहीं स्टार्ट करने दे रही है। उनका कहने का मतलब नहीं, अगर ज़्यादा पूंजीपति हो जाएंगे तो ज़्यादा गुलाम पालेंगे, मतलब जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं नौकर समझेंगे। और भारत देश में बहुत दिन तक नौकर लोग रह चुके हैं, अंग्रेजों को कोई नौकर नहीं बनेगा। एक इनके दिमाग में जानते कि स्टॉक कर गई थी बात, एक कॉम्प्लेक्स बन गया था, एक समुच्चय बना था। तो अभी बाद मनमोहन सिंह ने समझाया कि भैया रतन टाटा भारत के हैं, ये किसको गुलाम बना लेंगे। अब फैक्ट्री अगर इनकी झारखंड में लगेगी, न सलमान जी टाटा की, झारखंड में उनके लड़के ने और कहीं लगाया, तो झारखंड है भारत में, और सही से रहेंगे नहीं, सूद दिया जाएगा 2-4 हाथ हमारे किनारे। क्योंकि राजा वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। उनके बाप पे थोड़ी धनबाद है कि धनबाद पूरा झारखंड इनके जेब में है। तब क्या करें? हाँ, मतलब किसी तरीके से शिथिलता लाई, नियम में परिवर्तन हुआ। और ये कहा जाए सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती ना, सार्वजनिक, तो प्राइवेट कितना बड़ा फायदा हुआ। आज कंडीशन है हमारे यहाँ IIT छोड़ो, बीटेक एमटेक करके बच्चे 1-1 लाख रुपए महीना, अर्थात 10 लाख 12 लाख का पैकेज पाते हैं। क्या उदारीकरण आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब जब हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में शिथिलता अगर लाई जाएगी तो बाहर के लोग आएंगे, सारी चीजें होंगी, निजीकरण बढ़ेगा, तो जो सामान बन जाएगा, तो सामान भैया बेचने के लिए बाजार होना चाहिए ना दुनिया में। अगर मान लीजिए धनबाद में खुद सामान बन गया, फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ लग गई, तो सामान बनेगा तो सामान बेचोगे कहाँ? दुनिया में ना। तो दुनिया में भी तुम्हारे लोग अच्छे होने चाहिए। 3 पॉइंट इतना बढ़िया मनमोहन सिंह ने दिया था। इसी को कहा जाता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कई बार आयोग में पूछा गया है कि इसको लागू करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और जब इसको ड्राफ्ट किया गया, इसको डिजाइन किया गया तो कौन थे? राजीव गांधी। और इन शब्दों को ड्राफ्टिंग करने का काम किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत बड़ी बात थी, बात समझ रहे? वही एक कारण रहा कि धीरे धीरे बना। तो अब कंडीशन भारत देश की आ गई। चलो इसको छोड़, इतना पढ़ लिया, हालांकि तो सेगमेंट इकोनॉमिक्स का था, लेकिन बीच में आया। यही सब नियम बने तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अगुवाई की गई कि कम से कम ये डीकिंग स्कूल, अर्थात जो इसमें डिग्री दी जाती है, इसके लिए लड़के कहाँ जाएंगे? इस स्कूल में जो जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं तो हमारे भारतीय कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और भैया अगर इसको यही खुलवा दिया जाए तो क्या दिक्कत है? यहाँ नहीं पढ़ लेंगे,
भाई अगर हम कह रहे हैं कि गांधीनगर में खोला गया है अहमदाबाद में ये, तो हरदोई का लड़का गांधीनगर तो जा ही सकता है गुजरात। लेकिन अगर यहाँ के जैसे आप लोग हो, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो, अरे भाई ऑस्ट्रेलिया जाने सबकी बस की बात नहीं है। जितने लोग बैठे हो, मैं सबकी पारिवारिक कंडीशन नहीं जानता, इसमें से एक दो बच्चे ज़्यादा नहीं जा पाएगा कोई। बस भारत सरकार वीजा बनाएगी, मोहर लगा के देगी, तो 4 बार तो तुम्हारी परीक्षा कराएगी। अरे वहाँ जा रहे हो, पढ़ पाओगे कि नहीं? नहीं बेइज्जती कराओ भारत देश की। पहले एक पढ़ाओ के भी है, लेकिन आज डीजी में अगर खुला कहाँ पे? गांधीनगर में, तब दिल्ली में भी खुल सकता है, कहीं भी ब्रांच हो सकता है कि यही सरकार बनी रहे, योगी जी यहाँ ला लें नोएडा में। ये बात हुई कि जब यहाँ आ गया तो इसका बेनिफिट मिलेगा। नियम बदले गए तब कॉलेज खोले गए। और भारत देश वो नहीं है कि यहाँ एक तुम वहाँ मठ बना लोगे, उसके बाद पूरा राज्य मठ के आसपास की तुम्हारी जमीन हो जाएगी। अब वो समय चला गया है। अगर मठ की जमीन तुम्हें नाप करके 1000 वर्ग मीटर अगर दी जाएगी तो 1000 से 1 सेंटीमीटर आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं होगा युद्ध। हाँ, यहाँ तो बुलडोजर चल जाएगा, बाहर जल्दी होना होगा। कहने का मतलब है वैश्विक स्तर पर संधियाँ मोदी जी के द्वारा नियम जो बनाए गए हैं भारत के लिए, उसको बिल्कुल देश में अन्य देशों ने माना भी है। भाई जो हमसे सबसे संबंध अच्छे हैं तो झगड़ा करने को नहीं, सीधी सी बात है। यही तो हुआ है, ये रोज आया जा आना जाना इनका लगा है। कल कोई देश अगर इनके ऊपर आक्रमण करे, चीन है, अगर मान लो बौखलाया आया तो भारत देश की और भी देश बड़ी है, तो भी कहिए शांत रहो यार, कहाँ जा रहे हो। जैसे पाकिस्तान से बीच में एक बात आई थी, जब पाकिस्तान से कोई बात हुई थी बीच में 4-5 साल पहले, तो रूस ने एक बात बोला था कि भाई देखो अभी समझौता हमारा चल रहा है, अगर आपसे उधर से पहली बात पहल की जाएगी तो समझ लो उसका परिणाम हम तुम्हें बताएंगे। तो उनका एक मिसाइल बराबर खत्म कहानी पाकिस्तान की। व्लादिमीर पुतिन से चिल्लाता है तो कहो बाइडेन को बोल दे, तो कहता है कि हमारे अपनी संतान, हमारे अपने बच्चों ने धोखा दिया, USSR अलग हुआ। नहीं तो कहता था कि कौन अमेरिका, कौन चाइना, क्योंकि उसने कहा हमारे बच्चों में फूट डालकर उसको अलग किया गया। इसीलिए यूक्रेन कुछ ने कहा मेरे जीते जी तुम नाटो के सदस्य किसी भी नहीं बनेंगे। यही तो था व्लादिमीर पुतिन का। उसने कहा कुछ भी हो जाए यूक्रेन नाटो का सदस्य, तुम अलग लेकर के बाप को गाली देकर के गए हो, अकेले पड़े रहो अपने परिवार के साथ, लेकिन दुश्मन के पास तुम कभी नहीं जाओगे, नहीं चाहे दोबारा फिर मिसाइल डालनी पड़ेगी। तो खत्म है सब। नाटो को जानते हो ना, ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक सैन्य संगठन है। अगर यूक्रेन इसका सदस्य अगर बन जाए, 1 मिनट के लिए मान लो, तो इसमें नियम है कि इसके जितने सदस्य हैं, अगर यूक्रेन पर कोई आक्रमण करे वो सभी सदस्य मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। ये रूस को पता है, व्लादिमीर पुतिन को पता था कि इसमें अभी तक 31 सदस्यों के फिलीपींस बना, वो फिनलैंड बना है ना बिहार में। रूस भी तो नाटो का सदस्य है। नहीं भाई, वो काहे रहेगा? वो इस तरह से दूसरी तरीके से है, वो उसका सदस्य काहे रहेगा? वो USSR से बात सुन लो, फिनलैंड बना है तो यही तो 30 थे, कितने हो गए? 30 प्लस फिनलैंड, टोटल इतने हुए हैं। और यही अमेरिका इसका चीफ है, उसका क्या बेल्जियम इसका वो है ना मुख्यालय ब्रुसेल में। और USA यही तो चाहता था किसी न किसी तरह से यूक्रेन इसका सदस्य बने, फिर अब 300 लोग मिलकर किसके ऊपर आक्रमण करें। हाँ, ये पॉलिसी थी। क्या नाटो है बेटा, ये है नाटो, इसमें यान ATO, इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका नॉर्थ का मतलब उत्तर, और ये अटलांटिक सागर जानते हो। ट्रीटो का मतलब होता है संधि, तो इसका मतलब होता है संगठन। अर्थात उत्तरी जो ये अटलांटिक है, वहां पर कई देशों को मिलकर एक संधि की गई, एक संगठन बनाया गया। सीटो पता नहीं, पर उसको स्पेलिंग बताओ बेटा, तो बताएंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे। लिखा है क्योंकि शब्दों का बड़ा फेर है, या तो फुल फॉर्म हो उसका। नहीं लिख के ले आओ। स्पेलिंग में कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो आप पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन होगा, लिख के ले आओ तो बताइए कि इसका फुल फॉर्म सही है।
बात मतलब एक बात आई बता दिए ना कि यूक्रेन मतलब रसिया काहे नाराज है यूक्रेन से नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहते। ये कब क्या लिखे हो? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत देश में पहली अर्थात भारत देश में ओपन होने वाली पहली यूनिवर्सिटी किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? बात समझ में आई नहीं? यहीं से प्रश्न बन सकता है भारत देश में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय, और ये है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया। और इस कैसे हुआ अभी जानते हैं, धोनी अल्बनीज आए थे, सिर्फ समझौता हो गया मोदी जी से। और फायदा क्या है? जो कोर्स उसमें है अब वहां न जाकर के भारत में ही पढ़े जा सकते हैं। बड़ी बात, अच्छी बात है। क्या करें? अब पीओके ना लो, इसलिए कि अभी बहुत कुछ देखो। हम लोग कभी किसी देखो कोई देश कभी तरक्की करे, अभी कोई देश तरक्की करे, देश चाहे अपना दुश्मन हो चाहे सहयोगी हो, आदमी के अच्छे गुण जो हों उसको एडॉप्ट करना चाहिए। अब कह नहीं रहे किसी देश के लिए, हालांकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान है वो गड़बड़ किया भारत देश के साथ, गलत किया उसने, लेकिन कम से कम इतने मूर्ख हैं अभी भी नहीं सुधर पा रहे। भारत चंद्रयान 3 डाल दे रहे, तुम कम से कम एक छुरछुरिया डाल दे ऊपर चली जाए, कम से कम वो तो पहुंच जाए ऊपर। मतलब उसी में मरे जा रहे हैं। इमरान खान को सजा सुना दो उसको, मतलब एक मिनट, एक सुनो, एक प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री बन के हमारे मोदी जी तो हमेशा दूसरे अपोजिशन के पीछे नहीं पड़े रहते हैं, जब कभी बात आती तभी बोलते हैं, देश के लिए बात करते हैं। जो वहाँ का शासना प्रमुख है, वजीर आला, जिसे वहाँ वजीर आला कहते हैं ना, जो वहाँ का वजीर आला है उसको सोचना चाहिए कि चलिए ठीक है देश को हम देखेंगे कि देश की तरक्की भी करना है। अब भाई आता है, हम लोग पेपर में नहीं वीडियो देखते रहते, कितने लोग परेशान हैं, कुछ तो करो कुछ ना करो, आगे गिरा करके तुम सिंहासन में बैठ जाओ। भैया सिंहासन में बैठ जाओ, जहाँ बैठे उसके नीचे भी बहुत लोग हैं। अभी कल एक कौन सा है बताने वाले तुमको, कोई मैगजीन है जिसने सर्वे किया, उसने कहा है कि यही कंडीशन बनी रहेगी, चाइना भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा। तुमने कहीं लिख के रखा है, भूल गए थे यार सभी निकालने के लिए, कि भारत देश की अर्थव्यवस्था में नहीं, सारी चीजों में भारत देश की जो स्पीड पकड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो चाइना उससे पिछड़ रहा है। तो हमने कहा अगर जिनपिंग के पास अगर ये बात पहुंची तो उसके तो समझ लो क्योंकि बहुत बेकार, उसकी नींद नहीं पड़ेगी। पहले सर्वे वो जान लो, गुस्साता नहीं है, उस सर्वे कराता है वो, भाई बहुत बुद्धिमान आदमी है। अगर कोई उसे कह दे कि वो तुम्हें मारने आ रहा है तो आप लोगों के सामने कहेगा कि मैं पहले नंबर पर हूँ विश्व शक्ति में, तो अमेरिका को तो उसके मन में है कि मैं पहले नंबर पर हूँ, लेकिन क्या करे काउंटिंग में दूसरे नंबर पर आ जाता है, ठीक। लेकिन वो मूर्ख नहीं है। अगर कहा जाए कि सीएसएन में उसकी हत्या है तो इग्नोर नहीं करता, उसके सफलता का मेन कारण है वो जानकारी पूरी करने की कोशिश करता है कि आखिर कौन ऐसा इंसान पैदा हो गया तो मुझे मार सकता है, और उसके राजा होने का वास्तविक प्रमाण है तो लंबे समय से है वो, समझे कि नहीं। सबसे मिलता है, पसंद नहीं करता हम लोगों को, नहीं चले जाओ कभी घूमो, आएगा यहाँ हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, बैठेगा, खाएगा, यहाँ से उतरना होगा वहाँ उतरेगा, बेइज्जती भी करेगा, सारा काम करेगा, समझौता आएगा तो कम से कम 6 से 7 समझौते करेगा और निभाएगा भी, लेकिन उसी के बीच में प्लास्टिक का चावल भी घुसेड़ देगा। बात समझे कि नहीं, बीच बिका ना, मतलब इतना दिमागी आदमी, 100 बोरा चावल भेजो, बढ़िया नंबर 1 का मंसूरी, 5 बार उसमें प्लास्टिक वाला डालो, तो प्लास्टिक वाला डालोगे तभी तो पैसा मिलेगा उसको। और उसके बाद मोदी जी जब आएंगे, अरे गलती हो गई, देखो हम एक समिति का गठन कर रहे हैं, नहीं इस बात को हम ऑर्गेनाइजेशन उठाएंगे संगठन में, और इस पे बारीकी से जांच होगी कि अगर ये सामान एक्सपोर्ट किया गया यहाँ से, मेरे यहाँ के कस्टम वालों की गलती थी कि आपके यहाँ की मोदी जी, और जिसकी गलती होगी सजा उसको मिलेगी। फिर फंसाया मोदी जी को, क्यों? क्योंकि लादते समय भी वहाँ कस्टम वाला, उतारते समय भी कस्टम वाला तो रहे, तो दोनों देश वाले फंसी है ना। तो फिर मोदी जी अपने यहाँ अपने लोगों को फांसी देंगे तो वो देगा ना अपने यहाँ का, तो मोदी जी काहे फांसी देंगे अपने सोल्जरों की? कहेंगे छोड़ो गलती हो गई, तो कहेंगे जैसे तुम छोड़ दियो वैसे हम छोड़ दे रहे हैं। अकल बहुत तेज है उसकी, बात समझो, क्योंकि वो जैसे काम नहीं करता, गुस्साता नहीं है, बात समझा करो।
हाँ, किसकी तरफ? वो उत्तर कोरिया का। उसको तो हमको लगता है कि भगवान उसको अकलें नहीं दिए हैं। उस सारे की बातें छोड़ो, कब बुद्धिमानी से कोई बात कभी करता है? इंटरनेट बैन है, मोबाइल अरे वो कुछ भी कर सकता है भैया, वो तो खड़ा रहता है। बीच में ये भी कह दिया था कि ये लोग क्या कहें हम। वो एक दिन बताएं, वो जो चाहता है वही जो एक दिन क्लास में तुमको पढ़ाया था कि वही अमेरिका का गोद लेना। किसको 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 लिया है? दक्षिण अफ्रीका से, क्या नाम याद कर लो, अभी किताब में बहुत ढूंढने को तो मिलेगा। ताइवान है दूसरा, जापान। ये याद रख लो, भले कहानी की तरह सुन रहे हो। 3 कंट्रियां हैं जिसको, इन तीनों कंट्रियों को यूएसए ने गोद लिया है। इनका सेफ्टी वाल्व है, इनकी सुरक्षा प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यही बगल में रहता है, बस वो जानता है कि इनका तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये समझाता रहता है कि तुम ना बोलना, नहीं जो तुम्हारे पुत्र हैं तब तक मतलब गोद लिए हुए इनको हम उड़ा देंगे। क्योंकि इसके पास देखो भैया, दक्षिण कोरिया एक टेक्निकल देश है, वो अपना काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से रुपया कमाते हैं, अर्थव्यवस्था को डेवलप करते हैं। इसको कहते हैं कि होनहार आदमी। इनके पास कोई काम नहीं है, समझ रहे हो, भगवान ने अकल दिया नहीं है, तो जो बैठे हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो इनको एक ही लगता है कि इसको हम कब्जा कर लें। जबकि जापान से ही तो उत्पन्न हुई हो दोनों लोग ना, जापान से तो बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नहीं तब तुम्हारा जन्म हुआ था। और ये जानते हो, इनको मारेगा नहीं, इनको घेर में लेता रहता है यूएसए। एक प्रश्न है कि यूएसए द्वारा संरक्षित कितनी कंट्रियां? दक्षिण कोरिया, ताइवान, और अब इससे कट करके अलग बन गया। जैसे घर में 2 लड़के हों, एक लड़का पढ़ने लिखने वाला हो, एक नालायक हो, तो पिताजी जानते हो क्या करते हैं? तो इस कमरे में सोना और तुम इसमें, क्योंकि तुमका तो जीवन में कुछ नहीं करना है, कल तो हमारी लड़का पढ़ा था, पढ़ लेते हो। ये पिताजी के वर्ड होंगे, क्योंकि हर बात चाहता है। वही हुआ, जापान कर क्या सकता था? एक बच्चा उसका होनहार जो उसका साथ दे रहा है, टेक्नोलॉजी में सारी जगह सारी चीज प्रोडक्ट कर रहा है, एक बिना शुल्क का आदमी, उसको अलग कर दिया। अब वो अलग कर दिया, अगले कमरे में है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, तो भाई साहब को डिस्टर्ब तो करेगा ही, चाहे खिड़की से करे कि भैया सो ही जाओ, नौकरी चाकरी या सरकार में नहीं मिलेगा, कुछ भी कह सकता है। एक अपनी भाषा में समझो, ये कारण हुआ। और पिताजी कर ही क्या सकते हैं? ये तो अलग कर दिया, जो वास्तविक है, जेल है, जिम्मेदारी, वो करे क्या? इनको मारे डर लगता है कि ये बैठ के खा करके तगड़ाया है, ये है, नहीं बेचारे पढ़े के चक्कर में दोहराए गए, ऐसा न हो मारे इकट्ठे खत्म हो जाए, ये जिम्मेदारी तो एक बता रहे के हिसाब से समझ लो। राज हर जगह के अलग अलग नियम हुआ, राजतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र आए कहाँ से? अब अंग्रेज जैसे हैं, इसी तरह की कोई कंट्री वहां पर आक्रमण करे या उसे अंदर करे, या फिर वहां से संयुक्त राज्य यूएनओ से एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए वहां कि यहाँ पर भी राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र लाया जाए। लेकिन इसका विरोध हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जितनी कंट्रियां आधी मुस्लिम कंट्रियों में राजतंत्र है, वो कहेंगे वहाँ जन्म संग्रह कराया जाएगा, चाहे सऊदी में कराओ, चाहे जहाँ, वहाँ के लोग कहेंगे हमें राजा से कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा राजा जैसे भी ये ठीक है। तो फिर ये बोलेगा नहीं, अच्छा उनके यहाँ नहीं हो सकता तो हमारे यहाँ काहे करोगे? हमारे यहाँ कौन दिक्कत है, दस्तखत करवाओ। तो डर के मारा कोई दस्तखत नहीं करेगा। और कोई भी नियमावली तब परिवर्तित होती है जब लोगों को लगे कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? इस कॉलेज में या तुम लोग को पढ़ाने के लिए टीचर तब हटाए जाएंगे जब तुमको असुविधा होगी। इस कॉलेज से तुम्हारा सेंटर दूसरी स्थान तब बनाया जाएगा जब यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। लिखित रूप से डीएम साहब को दोगे ना तुम लोग, तब उस पर समीक्षा करेंगे। वो ऐसे कैसे हटा देंगे? तो वो भी ऐसे है। अब फोटो वजह तो वो एक दिन उसकी ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी, वो मर जाएगा अपने यहाँ पर, देख लेना। नेता मरते कहाँ जल्दी? नेता नहीं, वो क्या नाम है उसका, किम जोंग, वो मरेगा। उसे ऐसे कुछ के फैटी टाइप कोई बीमारी होगी, पता चलेगा मर जाएगा कि वो उल्टे सीधे सब है। चलो एक हो गया, एक प्रश्न यही पे था। अगला पॉइंट लिखो, क्या लिखो वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट लाइन यही लिखी है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय लिखी। ठीक, अब पहला पॉइंट लिखो, 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के
3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी शाखा खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। अपनी शाखा खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट लिखो, यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, फिर से सुन लो, 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी शाखा खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। ठीक। दूसरा, यह आगे क्या लिखे हो, पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, कॉमा लगाओ, जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखो, डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी, डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी, उसके आगे लिखो गांधीनगर, डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर, कहाँ लगाओ, कामा, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय परिसर में स्थापित किया जाएगा। मतलब पूरे गांधीनगर का जो मेन होगा उसके राउंड परिसर का मतलब वो 4 हो, उसी के बीच में स्थापित किया जाएगा। देखो 2 चीजें हैं, दिमाग की बड़ी बात होती है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कितना अच्छा काम किया गया कि डीकिन लाया गया। एक स्थापित उन्होंने कहाँ कराया, गांधीनगर। मैंने कहा भी था कि दिमाग बहुत है मोदी जी के पास। वो भारत देश ले आए, वैश्विक स्तर विश्व स्तर पर अच्छा नाम हुआ कि भारत देश में ऑस्ट्रेलिया की एक शाखा खोली गई, बढ़िया रहा। लेकिन लेके कहाँ गए, गांधीनगर। कि जिस दिन अगर मैं सीट पर ना भी रहूं तो डेवलपमेंट और इतिहास में नाम कहाँ का रहे, ये इसीलिए तो जो बैठे रहते हैं ना अपोजिशन में बातें करना जानते हैं, उसको चाहे एनडीए है या यूपीए है, उसको यूपीए से चाहे इंडिया बना दे और चाहे जितना गठबंधन कर ले, क्योंकि एक ही आदमी इन पर भारी पड़ जाता है। इसकी दिमागदार आदमी इतना क्या कहते हैं समझ रहे हो। मोदी जी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता कोई, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई दूर का लेना देना नहीं है हमारा काम। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, इससे मतलब न रखो। अच्छाई बहुत अच्छी है, कांग्रेस ने तो जो चीज़ें थी मनमोहन सिंह उसी की देन है, जो ग्राफ्टिंग की है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लेकिन सही समय में इतनी अच्छी बात पूछ लेते हैं ना, तब बात किस कार रहे बैठे रही। अरे तुम जाते हो सांसद हो कि वहाँ घसियारे हो जाते हो बैठे हो, तुम्ही में से एक आदमी है, तुम्हारा ही सुप्रीमो बोल नहीं पाता, उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो अध्ययन करके जाते हैं। अगर ये कह दे कि अरे विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित किए, भी कोई बोल ही दे, अरे देखो ये विदेशी विश्वविद्यालय लाके स्थापित कर दिए, फिर भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा आदमी कहेगा नहीं। एक बात बताओ, डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? गांधीनगर में, भारत देश के अंदर। और भारत देश में जो नियमावली बनी है, उस नियमावली में नियम में कहा गया 1991 की जो भी जितनी पॉलिसी है, भारत देश में विदेशी काम कोई भी होगा लेकिन उसके ऊपर नियम किसका चलेगा? भारत देश का। तो यहाँ वो आकर के ईंट चूने से बिल्डिंगें तो खड़ी किए हैं, काम तो हम ही जो चाहेंगे वो होगा। बिल्कुल
वहां से टीचर आएंगे, वो देखा जाएगा, लेकिन परसेंटाइज डिसाइड होगा। जैसे कहा जाता है भारत देश में कोई चीज स्थापित किया जाएगा तो 52% की हिस्सेदारी हमारी होगी। अब नहीं, हिस्सेदारी 52 की हमारी होगी और पैसा 52% कौन लगाएगा? सुनो, ऐसा है 48% हम लगाएंगे और कमाएंगे कितना? 52%। तुम कितना लगाओगे? 52%। तुम्हें कितना मिलेगा? हाँ, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत देश की आई है वो नियम है, करना हो करो और ना करना हो तो निकल लो। इसलिए कि दुनिया में चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर तुम्हें जगह मिलेगी, वो आदमी मिलेंगे मजदूर। नहीं टहलो जाकर रुपये कितनी, अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, कह दो मैं यहाँ फैक्ट्री स्थापित करूँ, आदमी को काम कौन करेगा? अब कोई है ही नहीं है। जो दूधो बेचे वाला मर्सिडीज से जाएगा, तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने कौन आएगा? तो तुमको कौन देगा शरण? भारत दे दे, चीन दे दे। पाकिस्तान की कंडीशन है, कोई आदमी उनकी धरती पर कदम नहीं रखना चाहता, क्योंकि हर जगह तो उनके यहाँ गुब्बारे लगे होते हैं, कब कहाँ तक जाएं। बस खिलाड़ी बेचारे खेलने गए, क्या श्रीलंका वालों की गलती थी? तुम मैच हार जाओगे तो किसी के ऊपर बम मार दोगे। 2008 में क्या हुआ? भगवान का शुक्र है कि बच गए लोग। और देख रहे एशिया कप होगा, देख रहे कुछ देश खेलने नहीं जाएंगे भाई। वो इसमें तुम लोग को याद नहीं, 2008 में मैच हुआ था, ये मुरलीधरन और कौन सा था, संकारा, से बेचारे कि कैसे सही हुए हैं, टूट गए थे पैर। अब गाड़ी आ रही है, बंदूक चलाने लगे, कट्टा चलाने लगोगे। अरे एक दिन पहले मैच हार गए, काहे मैच हार गए? तुम भी तो खिलाड़ी हो, तो तुम्हें अच्छा खेल लिए होते। अब भारत क्या नहीं हारता क्या मैच? तो भारत हार जाएगा तो क्या करेगा? गोली मार देगा किसी खिलाड़ी को। इसीलिए इनकी तरक्की का कारण ये भारत देश की ही जमीन है, तुम्हारे यहाँ वही जमीन है जो भारत में है। आदमी भी तुम्हारे वैसे दिखाई देते हैं जैसे हम हैं, अरे हम ही तो अलग हुए हैं। फिर तुम्हारे यहाँ कोई फैक्ट्री स्थापित करने क्यों नहीं जाता आदमी? क्योंकि तुम्हारे पास अकल नहीं है, किसी को बुला लो। अपने में मरे जा रहे हो, दूसरे का बुलाओ। क्या करें? युद्ध। देखो, विकसित होने के लिए एक कारण है, भारत देश ही विकसित ना हो। इस समय जो तत्काल में चार्ट जारी हुआ उसमें कहा गया कि मोबाइल क्षेत्र में भारत दुनिया का कौन से बड़ा मैन्युफैक्चर देश है? दूसरा है ना। अब ये आपको मालूम भी है कि भारत देश में 2 से 3 कंपनियां हैं गिनी चुनी मोबाइल की, और तो है नहीं। तो उन 2-3 कंपनियों ने कितना मोबाइल बना लिया भैया। 195 को तो यूएनओ ने मान्यता दी है, 204 देश दुनिया में है और भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ भारत ने विदेशी लोगों को अपने यहाँ आने का न्योता दिया, यहाँ जमीन दी। भारत देश दिमागदार एक लेके समझा जाए, जमीन दिया, उसका किराया लिया। अब मालूम है जब फ्रांस वाला, के मान लीजिए फिनलैंड है, इसी का नाम ले लो, यहाँ की नोकिया कंपनी है, जो भी उद्योगपति आएगा, मान लीजिए $100 ट्रिलियन रुपया लेके आया, अगर आएगा भैया भारत देश लेकर के थैला, तो यहाँ जब नौकर तो लेके नहीं आएगा ना वहाँ से, यहाँ होंगे कितनी प्लेन आएंगे कि दिन भर काम करेंगे, संध्या उड़ा के ले जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ की जमीन, आप लोग जहाँ हो यहीं की बात कर लो, यही हरदोई की जमीन अगर वो लीज पर ले लिया, विदेशी आदमी है, हम 1 रुपया खर्चा करेंगे, सोचे को 100 रुपया उसका 1 रुपये के बराबर। यहाँ पे जिस जमीन को 5000 रुपये महीना मिलेगा, 1000 स्क्वायर फीट एक कमरे का, उसी को 50,000 देगा। एक तो तुम्हारी जमीन किराए पर गई, ठीक। दूसरा, यहाँ के आसपास के जितने लोग हैं, कहीं किसी के यहाँ काम करने जाएंगे 400, वो मंथली 40,000 पर रख लेगा। काम करना है, हमको रोजगार मिल गया, हमारी जमीन पर भी पैसा मिला, और हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके हिसाब से हिस्सेदार कितने के हुए? 52% के। कुल मिला करके सब हमारे हुआ, उल्टा सीधा करके। लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उस पैसे को जेब में नहीं रख सकता, उसको मार्केट में लगाएगा। वो जानता है कि 52% उधर जा रहा है, 50 जाना चाहिए, लेकिन वो 48 को भैया 48 से आवे दो, नहीं कुछ भी नहीं आएगा। यही आपने जो पूछा डेवलप ना करने का कारण, सबसे बड़ी बात सुरक्षा की। जब भारत देश में कभी कोई दूसरी सीमा का आदमी एंट्री करता है तो देश के प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें खरोच नहीं आनी चाहिए। ये बम की जो छुरछुरियाँ चलाते हैं ना सबके ऊपर, ऐसे कौन से विश्व में बात करोगे? IMF इनका दुश्मन नहीं है, ना विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इनको पैसा नहीं दे रहा है। और तुमको मालूम है तुम्हें जेब में कोई रुपया है ही नहीं, तुमको दे देंगे, पैसा दोगे कहाँ से? अब चाइना से तुमने पहले से लिए, हो सकता है तुमको हाईजेक कर ले, तो कहे वो तो गए
हम हो को लोग बस एक कहावत है, कहेंगे नहीं, खराब लगेगा भी कि अब तुम तो डूबे, हम हो को ले डुबाए हो, तो वो कोई नहीं देगा। डेवलपमेंट के लिए विश्व में इनके प्रधानमंत्री को संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, वहाँ जाएं, मिले, कुछ पैसा इनके पास है, कुछ IMF से, विश्व बैंक से पैसा ले, समय मांगे, इतने दिनों में तुम्हें वापस कर देंगे, लेबरों को नौकरी मिलेगी, धर्म को छोड़ दें। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है पूजा पाठ, तो यहाँ भी मुस्लिम रहते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई नहीं रुकता, लेकिन जिहाद की बात है, इसकी बात है, ये सब बात नहीं। शिक्षा में काम करो, जब तक कोई देश हाथ नहीं रखेगा, जब तक कोई देश आकर के कोई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं बनाएगा, इनके यहाँ कुछ नहीं होगा। भारत देश में बेंगलोर, अहमदाबाद चले जाओ, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, कौन सा जगह है वो, हैदराबाद, मोबाइल कितनी फैक्ट्रियाँ हो गई है ना कि आप लोग के यहाँ की तरह हम लोग के गांव के बच्चे जाकर 25-30 हज़ार रुपये महीना पाते हैं। मोबाइल बन रहा है, यही सब बना है, तभी तो भारत दूसरे नंबर पर आया। पहले नंबर पे कौन है? चाइना, हाँ, पहले नंबर पर चीन है, वो नंबर 1 पर रहेंगे क्योंकि उनकी हाइट के हिसाब से वो तरक्की करते हैं ना ज़्यादा, वो नंबर 1 पर है। लेकिन सोचो चीन और हम भारत देश के लोग की 1947 में आज़ाद हुए हैं, और भैया पाकिस्तान हो चाहे दुनिया कोई भी देश हो, तरक्की तब करेगा तो दुनिया में, विश्व में उसके संबंध अच्छे होंगे, तभी लोग उनकी मदद भी करते हैं। बोले का सहूर नहीं है तो तुमको पैसा कौन दे देगा? बस सीधी सी बात है एक लाइन में। और ये लोग अपने में परेशान हैं, खैर ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। जो आपने पूछा, मोदी जी ने जो पॉलिसी की, उनके अंदर क्या कमी, अच्छाई है, कुछ भी हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर ग्लोबल में भारत देश को पहुंचाना बड़ी बात है भाई। जर्मनी पीछे छूट गया, जापान छूट गया, ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी की ग्राफ्टिंग की हुई है, पिलर तो किसी और ने रखा, लेकिन बढ़ता चला गया। ठीक है, चलो आगे।